डॉक्टर बस्सी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये जानने से कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि जितने भी ओबेसिटी के इश्यूज होते हैं वो सिर्फ खान पान से ही आते हैं, एक बैड लाइफस्टाइल, बैड चॉइसेस से आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और ओबेसिटी एक बीमारी है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले किन पर्सपेक्टिव्स का ध्यान में रखना चाहिए? Thank you, Sonal. First of all, I want to thank you, Sonal, and the Ashtak for inviting all my great friends. They have done tremendous service in healthcare, and they are the specialists at par in any part of India. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटापा जो है वो खाली मोटा दिखना या शेप से बाहर होना या आपका वजन ज्यादा होना तक सीमित नहीं है। मोटापा को अब सारे संसार ने एक बीमारी के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मोटापा कोई हेल्दी ओबेसिटी नहीं होती है। हेल्दी मोटा कोई नहीं होता संसार में। हर एक मोटापे के साथ प्रॉब्लम्स हैं और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मेडिकल साइंस की रिसर्च में ये पता लगा कि कम से कम 230 ऐसी कंडीशंस हैं जो मोटापे के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। बिना डायबिटीज हुए, बिना ब्लड प्रेशर हाई हुए भी मोटापे के कारण आपको अनगिनत बीमारियां होती हैं और खाली मोटा आदमी भी उसको 23% मोर चांसेस ऑफ डाइंग फॉर एनी कॉज। इट कैन बी एनीथिंग एज कंपेयर टू 23% मोर चांसेस ऑफ डाइंग फॉर एनी कॉज एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी वेट। जो सामान्य शरीर अपना बॉडी वेट का है उसके कंपैरिजन में 23% ज्यादा रिस्क है मरने का। कोई भी कारण हो सकता है। और मोटापे को सबसे पहले 4-5 शब्दों में जान लीजिए कि है क्या। आप जो एनर्जी शरीर को चलाने के लिए लेते हैं, अगर आप उसको पूरी तरह से खर्च नहीं करते हैं तो वो स्टोर बन जाता है। आपने एक गाड़ी खरीदी, आपको चलाना 1 किलोमीटर है, लेकिन आप उसमें 50 लीटर पेट्रोल रोज डाल देंगे तो वो बहने लगेगा थोड़े दिन बाद और गाड़ी भी आपकी खड़े खड़े खराब हो जाएगी। तो मोटापा भी कुछ इसी तरीके से नॉर्मल शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो हम खाने के रूप में लेते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है और उसको एक शरीर के मैकेनिज्म होते हैं जिसको कहते हैं बर्निंग कैपेसिटी, उसको बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और ये बर्न करने में अगर हम उतना बर्न नहीं कर पाए उसको तो वो फैट के रूप में शरीर में इकट्ठी हो जाती है। और जब आपके फैट स्टोर बढ़ते चले जाते हैं तो उसमें एक व्हाइट फैट और ब्राउन फैट होता है। तो व्हाइट फैट इतना बढ़ जाता है वो डिसफंक्शनल फैट है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें डाइट और एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व है, इसमें शरीर की और दूसरी जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं, उससे ये मोटापा अल्टीमेटली बीमारी के रूप में बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना जो आपने बोला कि किसी भी तरह का मोटापा क्यूटनेस नहीं है। किसी तरह का मोटापा भी खाते पीते घर की एक निशानी नहीं है, जिसे स्पेशली हमारे यूपी में तो बहुत समझा जाता है, राइट। मैं डॉक्टर नकुल सिन्हा के पास इस बात पर आना चाहती हूँ। डॉक्टर सिन्हा, बहुत सारे मोटापे से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ 23 डॉक्टर साहब ने बताया इससे पहले, लेकिन और क्या क्या सिम्टम्स हम समझ सकते हैं? कई लोगों को लगता है मैं मोटा हूं पर मुझे तो जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बाकी सारी वाइटल्स तो बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जिनको परहैप्स और कोई बीमारी अभी तक नहीं हुई है, उनको क्या भी मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है? थैंक यू सोनम जी। पहले तो क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल की बीमारियों से ही पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ, तो दिल की बीमारियों के लिए ये सबसे पहले हर आदमी को, चाहे वो मोटा हो या नहीं, समझना चाहिए कि इसके लक्षण, सिम्टम्स, तकलीफ बिल्कुल अंत में आती है। तकलीफें शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता लगती। दिल की बीमारी अगर 2-3 मोटे मोटे पार्ट में डिवाइड करी जाए तो एक तो आपकी धमनियों की बीमारी है जिसे हम हार्ट अटैक से पहचानते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। एक हार्ट फेलियर है जहां पंपिंग फंक्शन कमज़ोर हो जाता है।
और एक तीसरी तरह की होती है कार्डियोमायोपैथी, उसके कई वेरिएंट्स होते हैं। तो अगर ये धमनियों की बीमारी और हार्ट फेलियर पे फोकस करें तो इन दोनों में सिम्टम जो हैं वो करीब करीब जब बीमारी काफी प्रोग्रेस हो चुकी होती है तब आते हैं। इनकी स्टेजेस होती हैं, ज़्यादातर सारे इंटरनेशनल और नेशनल एसोसिएशंस ने इनको 4 स्टेज में डिवाइड किया है। स्टेज 1 पे बीमारी शुरुआत हो रही होती है, उसके सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। स्टेज 2 में अगर कुछ जांच करी जाए तब जो है थोड़ा अंदाजा मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि बीमारी शुरुआत पे है, और सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर स्टेज 3 पे आते हैं। तो समझने की बात यह है कि जैसा आपने पूछा कि अगर तकलीफ नहीं है तो लोग बहुत निश्चिंत रहते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। ये थोड़ा भ्रम है, और केवल तकलीफ का होना न होना आपको बीमारी की शुरुआत या उसके प्रोग्रेशन से नहीं जो है जोड़ सकते हैं। ओबेसिटी का जहां तक सवाल है, इसको हम एक गेटवे मान सकते हैं कि अगर ओबेसिटी ऐसे मरीजों में है जो कि प्री डिस्पोज्ड हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और भी तरह की तकलीफें हैं, तो अगर ओबेसिटी होगी तो वो एक फाटक खोल देगी कि इन चीज़ों का असर बढ़ता जाएगा और ये बीमारियां जल्दी और ज़्यादा इंटेंसिटी से परेशान करेंगी। तो ओबेसिटी इसका एक गेटवे माना जा सकता है। जी जी जी। तो हार्ट से रिलेटेड कितना होता है ओबेसिटी और कितने उसके अलग अलग तरीके हैं वो हमने समझा डॉक्टर सिन्हा से। मैं डॉक्टर प्रशांत वर्मा के पास आना चाहूंगी अगला। डॉक्टर प्रशांत वर्मा, आजकल अगर कोई भी इंस्टाग्राम पर है या ऑनलाइन देख रहा है, सो दे ऑल अंडरस्टैंड अबाउट गट। इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड इज वेल। एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आपका अपना गट माइक्रोबायोम कैसे ठीक करें, उसका क्या रिलेशनशिप है मोटापे से। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ओबेसिटी और वेट बढ़ाने से ये गट बायोम आपका कैसे जुड़ा हुआ है, अगर एक सिंपल आसान भाषा में आप समझाना चाहें। बहुत अच्छा सवाल सोनल जी। गट माइक्रोबायोटा बॉडी के मेटाबॉलिज्म को असर करती है, और ये मेटाबॉलिज्म आपकी ओबेसिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो करीबन 100 ट्रिलियन माइक्रो स्पीशीज हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी सेल्स के करीबन 100 गुना है। ये जो सारे इनके जब इम्बैलेंस होता है, जब इनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम होती है, जब अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं और खराब बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारी डॉक्टर वर्मा, if you can just hold your mic a little closer. Yeah. तो बहुत सारी चेंजेस बॉडी में होते हैं जब आपका ये बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है गट में, जिसकी वजह से मरीज के एनर्जी एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो फूड प्रोडक्ट्स आप नॉर्मली एक्सक्रीट कर देते हो, वो ये बैक्टीरिया मोटिपलाइज करके एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है और इन एक एनर्जी सरप्लस स्टेट में चली जाती है, जिससे ज़्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में जाती है और वेट गेन होता है। यही नहीं, यहाँ तक कि कई सारे हार्मोन्स जो कि गट में प्रोड्यूस होते हैं, उनके प्रोडक्शन को ये कम कर देती है, जो कि सटाइटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि सटाइटी नहीं होती है तो मरीज ज़्यादा खाता है। तीसरा, ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन या सूजन प्रोड्यूस करते हैं हाथों में, जिसकी वजह से एक इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो वेट गेन ज़्यादा होता है। तो ये सब कॉमन मैकेनिज्म्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं जब भी बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है हमारे गट में। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करी, उसके बारे में एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो मैं बाद में लूंगी, पर अभी तक हमने क्या समझा इस डिस्कशन में कि आपका वेट जो है आपके हार्ट को इम्पैक्ट करता है, आपका वेट आपके गट को इम्पैक्ट करता है, पर आपका वेट क्या आपके लंग्स को भी इम्पैक्ट करता है। मैं उस पर आना चाहती हूँ डॉक्टर बीपी सिंह से। डॉक्टर बीपी सिंह, आजकल पोल्यूशन बहुत मैसिव इशू बन गया है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, लखनऊ भी वन ऑफ दो सिटीज है जहां पर AQI काफी बुरा रहता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर इज वेल। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लंग्स का एसोसिएशन कितना है ज्यादा वजन से? क्या आपकी बॉडी की कैपेसिटी
to detox, to recover, to do all of that, keeping lungs in mind, also changes if you're overweight? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे जैसे शुरुआत की आपने कहा कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से लंग पे इफेक्ट है, और ये सब लोग जानते हैं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण शरीर में सबसे पहले फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। और ख़ास बात ये भी है कि जो अब बहुत अभी नए रिसर्च से ये लगता है, पता चला कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन आपकी ओबेसिटी को भी बढ़ाता है, और साथ में जो ओबेसिटी है उससे क्या है कि आप जैसे वजन बढ़ता है तो सांस का रास्ता सकरा हो जाता है, और बॉडी में जो चर्बी जमा होती है उससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो सांस लेना भी अपने आप में दिक्कत देता है, और साथ में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से सब मिलाकर फेफड़े के ऊपर भी ये ओबेसिटी बहुत महत्वपूर्ण असर डालता है, और बहुत सारी बीमारियों का जनक है, आप जैसे जानते हैं। और विशेष रूप से जैसे किसी को अगर एस्मा है तो एस्मा का कंट्रोल बुरा हो जाता है, उससे अच्छे से नहीं रहता, और दवाओं का असर भी बहुत कम हो जाता है। अगर किसी को सीओपीडी है और उसको ओबेसिटी है तो उसमें भी बीमारी का जो रूप है वो और गहरा हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ओबेसिटी के साथ जो सांस की बीमारियों में, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक वर्ड है जो कि अब लोगों को सुनने में आ रहा है, हालांकि पूरी दुनिया में ये बीमारी बहुत बड़ी संख्या में है। और एक डेटा है, अमेरिकन डेटा 2018 का, प्रोफेसर बारबरा फिलिप्स ने, जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि 1 अरब आबादी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और खास बात यह है कि केवल 2% लोग इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, और उसके बाद भी इसमें आउटकम बहुत अच्छा है अगर ठीक से इलाज किया जाए। जो लोग इलाज नहीं करते उनका आउटकम बहुत बुरा है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसी तरीके से एक ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन है, जो बहुत मोटापे के साथ में फेफड़े की क्षमता कम हो जाती है, साथ में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रुकने लगता है। तो ये भी एक बीमारी है जो काफ़ी कॉमनली मिलती है जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं। तो ओबेसिटी हर रूप में फेफड़े को प्रभावित करती है और इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं।